नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का घटना चक्र में। आज हम लोग अपने बीपीओ सिलेबस के लिए जो क्लास कर रहे थे उस क्लास में हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, तो ये अगली क्लास है, आपको कंटिन्यू यूट्यूब पे मिल जाएगी एक एक करके क्लास। और ग्राम पंचायत जो विलेज पंचायत होती है उसके लिए जो ऑफिसर का एग्जाम है उसके लिए देखिए दो सिलेबस में दो भागों में बांटा गया है। तो एक में विलेज के बारे में, गाँव के बारे में या फिर उससे संबंधित संस्था के बारे में चीजों को हम पढ़ेंगे। उसके बाद हम लोग उत्तर प्रदेश विशेष परिप्रेक्ष्य पढ़ेंगे। तो ये आपका 9 लेक्चर में पूरा हो जाएगा। उसके बाद आगे के 8-9 लेक्चर आपको यूपी स्पेशल मिलेंगे। तो उस क्लास को बढ़ाने से पहले जो हम लोग पढ़ रहे हैं इस क्लास में आपको मैं थोड़ी सी जानकारी दे दूं। अगर घटना चक्र की वीपीओ कम्युनिटी से जुड़ना चाह रहे हैं, जहां पे आपको एग्जाम के संबंध में सारी जानकारी दी जाएगी, आपको जो क्लास चल रही है उसकी पीपीटी वगैरह भी उपलब्ध हो जाएगी। तो उसके लिए आपको करना क्या है, अपने व्हाट्सएप नंबर से आपको वीपीओ लिखना है और इसको भेज देना 8081255444 पर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कि जो पंचायती राज सिस्टम होता है उसको कैसे एम्पावरमेंट किया जाए, सशक्त किया जाए, कैसे मजबूत किया जाए, उसके संबंध में हम स्कीम्स पढ़ेंगे। हालांकि जो स्कीम्स हैं, योजना है, उसके लिए एक अलग ही लेक्चर आपको मिलेगा। लेक्चर नंबर 8 पूरा स्कीम से ही संबंधित है और उसके अलावा कुछ महत्वपूर्ण स्कीम्स बुक में भी दी गई है, लेकिन जो महत्वपूर्ण स्कीम है जो परीक्षा उपयोगी उसको हमने वहां पे डिस्कस कर दिया है। ठीक है, आगे करेंगे। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। चलिए देखिए, पंचायती राज अगर हम बात करें सशक्त करने के लिए तो सबसे पहला प्रावधान अगर देखें तो दो चीजें हैं हमारे संविधान में। एक तो है अनुच्छेद 40, ठीक है, जो बोलता है कि प्रत्येक गांव में एक पंचायत होगी या राज्य पंचायतों का सिस्टम ऑर्गेनाइज करेंगे। लेकिन बात यहां पे ये आ जाती है कि भाई इसके लिए कोई संवैधानिक प्रावधान अलग से नहीं किया गया था, केवल ये बात बोली गई थी राज्य के निर्देशक तत्वों के तहत। लेकिन उसको सबसे बड़ा प्रावधान जो किया गया वो था 73वां संविधान संशोधन। ये तो आप लोग जानते होंगे। ठीक है, तो इसका जो प्रमुख दृष्टि पत्र है वो 73वें संविधान संशोधन से ही आता है। मिशन क्या है कि ग्राम पंचायत में जो कर्मचारी होते हैं, जो विशेषज्ञता होती है, अधिकारी होते हैं, उनको उपलब्ध कराना ताकि पंचायतें अपने हिसाब से काम कर सकें। ठीक है, इसका ढांचा आप लोग को पता है कैसा है, त्रिस्तरीय है। जिला पंचायत है, क्षेत्र पंचायत है और ग्राम पंचायत है। 3 स्तर का इसका ढांचा है। चलिए आगे देखते हैं। उद्देश्य की अगर हम बात करें तो क्या उद्देश्य है, अभी आगे आएंगे। थोड़ी सी कुछ महत्वपूर्ण चीजों को देख लेते हैं। पंचायतों को अधिकार संपन्न बनाना, कारारोपण का अधिकार देना, उपनियमों का निर्माण करना, बजट को बनाना, स्वच्छता के स्तर पर सुधार करना, सामुदायिक लाभ को पहुंचाना, ये बेसिक चीजें हैं। देखिए पंचायत को जो हम पढ़ रहे हैं इसमें मैं कोशिश करके इंपॉर्टेंट चीजों को पढ़ाऊंगा। ठीक है, बाकी कुछ चीजें आप किताब से भी देख लेंगे। बाकी कोशिश ये रहेगा कि ज्यादा से ज्यादा चीजें यहाँ पे कवर हो जाएं ताकि आप मतलब एग्जाम में अच्छा परफॉर्मेंस करें। और हमारा ये कुछ लोग मैं देख रहा था कमेंट किए हैं कि सर पूरा कराएंगे कि नहीं कराएंगे। पूरा कराएंगे, ऐसा कोई भी क्लास नहीं होगी, चाहे आरओ की ही बैच क्यों ना हो, कंप्लीट चलेगी। मतलब यहाँ पे अगर कुछ ऐसा रहेगा तो वो शुरू में ही क्लियर कर दिया जाएगा कि भैया ये पेड बैच है। अदर बच्चों के साथ ये हो जाता है, कहीं और 2-3 डेमो क्लास लेते हैं उसके बाद वो बैच पूरी नहीं कराई जाती, तो यहाँ पे ऐसा नहीं है। ठीक है, चलिए 2 अधिनियम, इसको तो रट के जाइएगा, लिख लीजिएगा। मैंने बार बार बताया था इसको कि उत्तर प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1947। ये क्यों पढ़ रहे हैं हम भाई, ये पढ़ रहे हैं ना कि पंचायतों को कौन सशक्त करता है, यानी कि पावर कहां से आता है, अधिनियम कानून के माध्यम से, क्योंकि कानून का शासन है। ठीक है, आर्टिकल 14 यही बोलता है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का। उसके बाद उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत एवं जिला पंचायत अधिनियम 1961। ठीक है, यानी कि 1961 में त्रिस्तरीय व्यवस्था लागू की गई थी। पूछा जाए किसकी अनुशंसा पे, तो बलवंत राय मेहता की अनुशंसा पे, बलवंत राय मेहता समिति की। राज्य निर्वाचन आयोग कब से काम कर रहा है, 1995 से। ये ऐसे फैक्ट है कि एग्जाम में आपको देखने को बहुत फ्रिक्वेंटली मिलेंगे। प्रथम वित्त आयोग कब से काम कर रहा है, ये आया था 1994 से। ठीक है, 94 से वित्त आयोग आया, 95 से निर्वाचन आयोग काम कर रहा है। बहुत बेसिक अंतर है, इसको समझ के दिमाग में रखिएगा, नहीं तो गलती होगी एग्जाम में। ठीक है, पंचायत सहायक। अब देखिए पंचायतों को संचालन के लिए 2 तरह के कर्मचारियों की, अधिकारियों की जरूरत पड़ती है। एक तो नियुक्त होते हैं, दूसरे निर्वाचित होते हैं। ठीक है, निर्वाचित जो होते हैं वो बदलते रहते हैं, जो नियुक्त होते हैं वो भी बदलते हैं, लेकिन वो लगातार सर्विस में बने रहते हैं। ट्रांसफर उनका होता रहता है मात्र, ताकि वो एक कंटिन्यूटी और विशेषज्ञता प्रदान करे जो आवश्यक
सहयोग है वो दे पाएं। देखिए संचालन के लिए क्या होता है, अगर निर्वाचित की बात करें तो वार्ड पंचायत प्रधान, सरपंच, इस तरह के जो लोग होते हैं, ठीक है, वो होते हैं। उसके अलावा आप देखेंगे सरकारी प्रतिनिधि होते हैं। तो सरकारी प्रतिनिधियों में आप देखेंगे सरकार द्वारा नियुक्त कर्मचारी आते हैं जो पंचायतों के कार्य में सहयोग देते हैं, ठीक है। इनको सरकारी प्रतिनिधि कह लीजिए, कर्मचारी कह लीजिए, अधिकारी कह लीजिए, जो भी आप कहना चाहें, लेकिन ये नियुक्त किए जाते हैं गवर्नमेंट के थ्रू। अब यहाँ पे देखिए पंचायत सहायक के कार्य, पंचायत विलेज पंचायत ऑफिसर को सहायक के तौर पे देखा जाता है, तो उनके कार्य क्या हैं देखिएगा। ग्राम पंचायत के, अब इस तरह से सीधा आपसे देखिए पेपर में प्रश्न आएगा कि पंचायत सहायक के निम्न में से कौन से कार्य हैं अथवा कौन सा नहीं है, यानी कि 3 सही होगा, 1 गलत होगा। तो इसलिए पंचायत सहायक के कार्य आपको पता होने चाहिए। मैं यहाँ पे हाईलाइट कर रहा हूँ, ये थोड़ा सा हो सकता है मोबाइल में अगर जूम फुल स्क्रीन पे करेंगे तभी दिखेगा आपको। पंचायत, ग्राम पंचायत के कार्यों का विवरण व्यवस्थित करना, क्या करना, विवरण व्यवस्थित करना, यानी कि जो भी चल रहा है उसको व्यवस्थित रूप से नोट करना। ग्राम प्रधान द्वारा प्रस्तावित कार्यों को ब्लॉक तक पहुंचाना, ठीक है, यानी कि जो भी सूचनाएं हैं खासकर और जो भी काम हो रहे हैं उसकी इंफॉर्मेशन ब्लॉक तक पहुंचाना, यानी कि मध्य स्तरीय पंचायत तक पहुंचाना, ठीक है। ग्राम सभा में हुई मीटिंग को रिकॉर्ड करना, यानी कि पेपर पे, डायरी पे एक रिकॉर्ड करके सारी सूचनाओं को एकत्रित करना। गांव के लोगों की समस्याओं को सरकार के सामने प्रदर्शित करना, ठीक है। सभा वभा जो होगी, जो मीटिंग होगी प्रधान के द्वारा और ग्राम सभा के द्वारा जो बहुमत से निर्णय लिया जाएगा या जो समस्याएं गांव में चल रही हैं उसकी इंफॉर्मेशन वो गवर्नमेंट तक पहुंचाने का काम करता है। मनरेगा के तहत कार्य कर रहे लोगों को, जो लोग हैं उनका लेखा जोखा व्यवस्थित करना। मनरेगा का याद रखिएगा, इसका लेखा जोखा व्यवस्थित कौन करता है, पंचायत सहायक। कौन करता है, पंचायत सहायक करता है। सरकार द्वारा जारी की गई योजनाओं के लिए पात्र व्यक्तियों की जानकारी सरकार तक देना, ठीक है। किस योजना के तहत कौन सा व्यक्ति होगा, जैसे प्रधानमंत्री आवास योजना चल रही है, मनरेगा के तहत किसको रोजगार मिलेगा, उज्ज्वला योजना के तहत किसको रोजगार मिलेगा। मतलब ग्रामीण स्तर में जो योजनाएं हैं उनको, जो किसी भी स्कीम, बहुत सी स्कीम से आप देखने जाएंगे, स्कीम हम पढ़ेंगे भी आगे, तो जिसको जो लाभ मिल रहा है, सबको तो लाभ मिलता नहीं हर स्कीम का, जो जिसके लिए पात्र होता है, ठीक है, तो उसकी सूचना यानी कि वो डेटा जो है वो भी ये कलेक्ट करता है, यानी कि बहुत महत्वपूर्ण चीज है। हमने देखा ना कि एक तो निर्वाचित हो गए, यहाँ पे जो नियुक्त कर्मचारी हैं उनकी बात हम कर रहे हैं। गांव में रह रहे विकास कार्यों की, माफ कीजिएगा, हो रहे विकास कार्यों की निगरानी करना, यानी कि जो भी खड़ंजा उड़ंजा बन रहा है, जो भी टंकी का निर्माण हो रहा है, जो भी तालाब का निर्माण हो रहा है, उसकी निगरानी करना और ये आश्वस्त करना या उस ध्यान देना कि तरीके से सही हो रहा है कि नहीं। मात्र ये मतलब नहीं सिर्फ निगरानी करना। गांव में किसी व्यक्ति के साथ दुर्घटना अगर घटित हो जाती है तो मुआवजा, जैसे आप लोग जानते होंगे, जिससे किसी के साथ दुर्घटना हो जाए, किसी को सांप काट ले, ठीक है, इसके लिए सरकार ने व्यवस्था की है कि उनको कुछ मुआवजा दिया जाएगा, धन दिया जाएगा। तो ऐसी दुर्घटना को वेरीफाई एक प्रकार से देखा जाए या फिर मुआवजा दिलवाने का जो काम किया जाता है वो कौन करता है, आपका पंचायत सहायक, विलेज पंचायत ऑफिसर, ठीक है। तो ये अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण पद हो जाता है। पंचायत भवन में पंचायत सहायक को कंप्यूटर ऑपरेटर की तरह भी काम करना पड़ता है, यानी कि कंप्यूटर ऑपरेटर की तरह भी आपको काम करना पड़ेगा। गांव में जो कोई स्कीम्स आई है, कुछ अगर डेटा एंट्री करना है तो गांव के लोगों के लिए फॉर्म वगैरह भरने का काम भी आपको करना पड़ेगा, ठीक है, क्लियर है। आपने एक बहुत फेमस वेब सीरीज आई थी पंचायत करके, ठीक है, तो उसमें आपने देखा होगा, मैंने कई बार चर्चा की है, तो वहां पे काफी कुछ आपको जानने को मिलेगा। हालांकि मनोरंजन की दृष्टिकोण से ठीक है, वैसे भी व्यवहारिक पक्ष गांव का जानने को मिलेगा, लेकिन मुझे लगता है कि ज्यादातर लोग गांव से बिलोंग करते होंगे तो वो बेहतर तरीके से चीजों को और समझते होंगे। ये कोई शहर वाले लोग होते हैं जो गांव वगैरह कम रहे हैं, आना जाना कभी कभी करते हैं, उनको समझने के लिए ठीक रहेगा, बाकी मनोरंजन की दृष्टिकोण से अलग है। उत्तर प्रदेश पंचायत नागरिक चार्टर। अब देखिए, हमने कहा था कि भाई पंचायतों के कुछ कार्य हैं, नागरिकों के कुछ कार्य हैं, लेकिन एक सरकार की तरफ से एक चार्टर जारी किया गया है, यानी कि दिशा निर्देश है, उसके हिसाब से काम होगा, ठीक है। तो यहां पे देखिएगा सिटीजन चार्टर क्या बोलता है कि ग्राम पंचायतों को वित्तीय सहायता प्राप्त होगी, ठीक है। ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम संचालित किया जाएगा या ग्रामीण स्वच्छता का ध्यान रखा जाएगा। पंचायतों का दायित्व में मतलब पारदर्शिता, ग्रामीण प्रशासन, विकास आदि का ध्यान रखना चाहिए या रखा जाएगा, ठीक है। उसके बाद आप देखेंगे पंचायतों के प्रति जनता का दायित्व क्या होगा, वो निर्धारित किया जाएगा। इस मतलब देखिए, निर्धारित करने का मतलब चार्टर में दिया गया है, पंचायतों को यह सुनिश्चित करना होगा कि प्रत्येक व्यक्ति को कि वो अपना काम, देखिए इसलिए कोई दंड का प्रावधान नहीं है, लेकिन जब बात आती है कि आपके लिए कोई निर्देश दिया गया तो आपको खुद पालन करना होगा। जैसे राज्य आप देखेंगे कि मौलिक कर्तव्य भी हैं ना, वो
लागू नहीं है, एनफोर्सेबल नहीं है कि नहीं पालन कर रहे तो आपको जेल भेज दिया जाएगा, कुछ भी है, जब तक कि उसके लिए कानून न बना जाए। लेकिन वो आपको एक दिशा निर्देश देते हैं। विकेंद्रीकरण कार्यक्रम चलाने होंगे, ग्राम पंचायतों पर नियंत्रण होगा, ठीक है, हेल्पलाइन वगैरह नंबर की व्यवस्था की जाएगी। अब यहाँ पे देखिए कुछ डेटा है, ये डेटा एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, इस डेटा को थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ये आपको किताब में भी मिलेगा और कुछ महत्वपूर्ण डेटा मैंने आपको यहाँ के सामने रखा है। देखिए अब पंचायतों का दायित्व, कार्य और पारदर्शिता लाने के लिए क्या क्या काम है यहाँ पे विकास वगैरह के लिए। तो सबसे पहले यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, समय समय पर बैठकें होना आवश्यक है, ठीक है। अब बैठकें कब कब होंगी, ठीक है, बैठकें कब कब होगी, हमने देखा ग्राम सभा की बैठकें जो है साल में कम से कम 2 होनी चाहिए, 2 बार होनी चाहिए। ग्राम पंचायत की महीने में कम से कम 1 बैठक हो, ये सारी चीजें हमने देखी थी। अब यहाँ पे जो बैठकें होंगी उसमें ग्रामीण जनता को पंचायत के कार्यों की जानकारी मिले, ठीक है, क्या क्या काम पंचायत कर रहा है, धन के व्यय संबंधी कार्य, लाभार्थियों को जो स्कीम वगैरह के तहत लाभ मिल रहा है उसमें पारदर्शिता हो। रबी और खरीफ, क्योंकि ये देखा जाए तो ग्राम सभा की बैठक 2 के बाद होती है, रबी और खरीफ फसल के बाद, लेकिन पंचायत की जो बैठक होती है हर महीने होती है। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन लोगों को हो। ये हो गया ग्राम सभा की बैठक की बात, यहाँ पे देखिए पंचायत की बैठक महीने में होगी, ठीक है। समितियों की मासिक बैठकें होंगी, ये भी महत्वपूर्ण चीज है। मासिक बैठकों में क्या है, पंचायत अपने सहयोग के लिए निर्धारित कार्यों का कार्यान्वयन करेगी और 6 समितियों के सहयोग से काम पूरा करेगी। 6 समितियां, अगर आप भूल रहे हैं, मैंने 2 से 3 बार इन समितियों का नाम बताया, महत्वपूर्ण है, कई बार परीक्षा में पूछा गया है, ठीक है, विभिन्न परीक्षाओं में पूछा गया है, तो इसको थोड़ा सा दिमाग में रखिएगा। ग्राम पंचायत की आय में वृद्धि, ठीक है, तो उसके लिए क्या किया जाएगा, उसके लिए कुछ कर लगाई जाएगी ग्राम पंचायत को। हालांकि वित्तीय वाले सेक्शन में हमने जब वित्तीय प्रावधानों को पढ़ा था तो उसमें बजट वगैरह सारी चीजें देख ली थी। कुछ फीस या शुल्क लगाई जाएगी, उसके माध्यम से जो है ग्राम पंचायतें अपने आय में वृद्धि करेंगी और उस पैसे का उपयोग कर पाएंगी अपने लोकल डेवलपमेंट के लिए, ठीक है, लोकल आवश्यकताओं को पूरी करने में। कार्य में पारदर्शिता, ठीक है, ट्रांसपेरेंसी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। यहाँ पे देखेंगे तो ग्राम पंचायत को प्राप्त धनराशि जो होती है उसी के संबंध में ट्रांसपेरेंसी है ना। जो सार्वजनिक विवरण को क्या किया जाएगा, भवन वॉल पेंटिंग के माध्यम से दिखाया जाएगा कि भाई इतने मीटर इतनी लंबी रोड है, इनके द्वारा प्रधान ये सचिव हैं, इस निधि से एक खाता से पैसा आया है और इतनी धनराशि इसमें लगी है। आपने देखा होगा पहले और अभी भी गांव में रोड किनारे जो बनते थे, खड़ंजा या कुछ बनता था, उसमें एक बोर्ड लगाया जाता था, बोर्ड पे लिखा जाता था, ठीक है। और आप देखेंगे कहीं कहीं जो पंचायत भवन होती है, कहीं भी सरकारी बिल्डिंग, उसमें पेंट काले रंग से पेंट करके व्हाइट कलर से लिख दिया जाता है या पीले से पेंट करके काले से लिख दिया जाता है। तो ये चीज भी एक पारदर्शिता लाने का हिस्सा है ताकि सबको पता रहे कि क्या हुआ है। उसके बाद अगर हम देखें यहाँ पे तो ग्रामीण स्वच्छता का, खुले में शौच मुक्त बनाना, ठीक है, इसके लिए तो पूरी स्कीम ही चलाएगी स्वच्छ भारत मिशन। स्वच्छ भारत मिशन का तो ओवरऑल स्वच्छता से मतलब था, लेकिन देखेंगे कि खुले में शौच, ठीक है, ODF ओपन डेफिकेशन फ्री करने का तो एक मुहिम सी चली थी और 2019 तक ये लक्ष्य रखा गया था कि पूरी तरह से मुक्त किया जाए और लगभग हो चुका है, शौचालय का काम भी हो चुका है। अब ग्रामीण, देखिए स्वच्छ भारत मिशन 2 हिस्सों में चला था, एक ग्रामीण एक शहरी, तो हमको ग्रामीण वाले पे थोड़ा सा फोकस करना, महत्वपूर्ण स्कीम है उसके बारे में पढ़ लीजिएगा, क्योंकि अब ग्रामीण स्वच्छता को लेकर जो पहल चल रही है, यानी स्वच्छ भारत मिशन 2 चल रहा है, उसमें क्या है कि जो लक्ष्य आपने लिया है उसको बनाए रखना, मेंटेन करना ना, पता लगा कि 2 साल बाद फिर से पीछे आ जाए। चलिए आगे चलते हैं। पंचायतों का दायित्व, कार्य में पारदर्शिता, ग्रामीण प्रशासन का विकास। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, उसी क्रम में 7वां हम देखें, सरकारी सस्ते गल्ले की दुकान पर नियंत्रण। सस्ता गल्ले की दुकान क्या है भाई, वे कोटा है, जो कोटेदार होते हैं, तो उस पे सरकार का नियंत्रण होगा, उस पे कंट्रोल किया जाएगा, ठीक है। और उससे क्या होगा कि जो आवश्यक जरूरतमंद लोग हैं जिनको आवश्यकता है, ठीक है, उनको वो राशन सस्ते में उपलब्ध कराया जाएगा। ग्रामीण क्षेत्रों में सरकारी सस्ते गल्ले की दुकानों में अनियमितता की जानकारी होने पर ग्राम पंचायत उप जिलाधिकारी को ये प्रस्ताव भेजा जाता है और तुरंत जो है इसके पास पावर होता है, क्या करता है ये दुकान को निलंबित कर देता है, यानी कोटेदार की जो कोटा होता है उनका वो निलंबित करके किसी और को दे देता है या फिर जो भी करे उनसे निलंबित कर देगा। तो यानी कि अगर ऐसी कुछ अनियमितताएं पाई जाती हैं तो उसके लिए क्या कर सकते हैं, आप शिकायत भी कर सकते हैं, ठीक है। आप शिकायत करने का आपके पास पूरा प्रावधान होता है, मतलब अधिकार होता है। स्थानीय स्तर पर योजना बनाकर स्वीकृति देना, ठीक है, अपनी आवश्यकताओं के हिसाब से भी काम किया सकता है। 3 माह में एक बार ग्राम पंचायत भूमि प्रबंधन समितियों के अभिलेखों का निरीक्षण करना, ठीक है।
यानी कि 3 महीने में एक बार जो है कम से कम उसका निरीक्षण होना चाहिए ग्राम पंचायतों का। अब यहां पे देखेंगे, आगे चलते हैं पंचायतों के प्रति। ये तो हमने देखा कि पंचायतों का क्या दायित्व है, क्या जो पंचायत सेवक होगा या फिर बीपीओ आप कह लीजिए, उनका क्या दायित्व है, सचिव का क्या दायित्व है, ये सारी चीजें हो गई। अब हम लोग देखेंगे कि भाई जनता का भी तो कुछ दायित्व है, पंचायतों के प्रति जनता का क्या दायित्व है ना। इस तरह के सीधे प्रश्न आएंगे कि भाई जनता का दायित्व बनता है पंचायतों के प्रति, या निम्नलिखित में से जनता के दायित्व हैं, या फिर इसमें से इस तरह का प्रश्न आ जाएगा भाई कि कौन से जनता के दायित्व हैं या कौन से नहीं हैं। तो यहाँ पे थोड़ा सा उस हिसाब से पढ़िएगा। पहला है बैठकों में सहयोग करना, बहुत सिंपल है, केवल एक बार ध्यान देंगे तो दिमाग में बना रहेगा ना, आपको बस फोकस करना है। बैठकों में सहयोग करना, ग्राम सभा की बैठक में विभिन्न कार्य एवं योजनाओं को सकारात्मक रूप से चर्चा करें तथा प्राप्त धनराशि के कार्यों के बारे में जानकारी लें। देखिए होता क्या है, ग्राम सभा का गठन तो जानते ही हैं कैसे होता है। ग्राम सभा में जो भी वोटर्स हैं वो ग्राम सभा के सदस्य होते हैं, आप भी होंगे, किसी गांव से बिलोंग करते होंगे, लेकिन प्रॉब्लम ये होती है ना कि पता ही नहीं होता लोगों को ग्राम सभा। अब यहाँ पे बोल रहे हैं कि ग्राम सभा की बैठकों में जाएं, बैठक में मुझे नहीं लगता कितने लोग गए होंगे। अगर आप कभी गए हैं, जानकारी है तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, ठीक है। विभिन्न योजनाओं में पात्र व्यक्तियों का ही चयन होगा, ठीक है, ये सारी चीजें हैं उसमें, क्योंकि ग्राम सभा के पास राइट होता है। ग्रामीण स्वच्छता का ध्यान दें, ये किसका दायित्व है, जनता का है। इसमें आगे है कि सभी परिवारों के पास जो शौचालय हैं उसको सुनिश्चित किया जाए। अब जनता कैसे करेगी, जनता स्कीम जब आती है, लाभार्थियों का जो चयन किया था उसमें जो ग्राम सभा होती है मुद्दों को उठाती है और उनके पास किसी भी बात का समर्थन करना या विरोध करने का अधिकार होता है। तो इनका रोल एक प्रकार से होता है। महिलाओं के सम्मान एवं वृद्धों की सुविधा के लिए शौचालय बनाएं, गांव की गलियों में नालियों में साफ सफाई, कूड़ा को न इकट्ठा होने साफ सफाई रखें, कूड़ा वगैरह इकट्ठा न होने, घर के अंदर व बाहर सफाई रखें, शरीर की सफाई रखें, ये तो अपने ऊपर है, ठीक है। ग्राम पंचायत की संपत्ति की सुरक्षा करें, भाई करना ही चाहिए। जैसे कि अवैध वृक्षों को काटना, ग्राम सभा की भूमि पर अवैध कब्जा, ये तो कॉमन मुद्दा है कि आबादी की भूमि हो गई, ग्राम समाज की भूमि हो गई, बंजर भूमि हो गई, गांव में देखेंगे तो प्रॉपर ये आपको इसके जो है केसेस मिलते रहेंगे। सामुदायिक भवनों का रखरखाव ठीक से हो, माफ कीजिएगा अधिकाधिक उपयोग वृक्ष लगाए जाए, उपयोगी वृक्ष लगाए जाए जो वातावरण के अनुकूल हो। अब यहाँ पे एक चीज समझिएगा, अभी आगे हम लोग और देख रहे हैं, जनता का दायित्व अगर पूछे, बैठकों में सहयोग करना, ग्रामीण स्वच्छता का ध्यान देना, ग्राम पंचायत की संपत्ति की सुरक्षा करना, ठीक है। इस तरह से विकल्पों को थोड़ा सा आप लोग देखिएगा। चलिए आगे देखें तो जन सहभागिता को बढ़ाना देना या बढ़ाना, ठीक है, जैसे भी कहिए। जन सहभागिता कैसे बढ़ेगी, जितने भी काम है उसमें अपनी भागीदारी देना, जहां भी आप दे सकते हैं। विकास कार्यों का निर्माण कार्यों में समुदाय की पूरी भागीदारी हो, श्रमदान की प्रवृत्ति हो, ठीक है। हमने देखा था जब ग्रामीण कोष के बारे में पढ़ा था, ग्राम कोष के बारे में, तो उसमें देखा था एक चीज था, ग्राम कोष के साथ साथ उसमें 4 भागों में बैठा, तो उसमें एक था श्रमदान या श्रम कोष। तो श्रम कोष क्या है कि जैसे भाई हर चीज के लिए पैसा नहीं खर्च किया सकता ना, अगर गांव में इतने लोग हैं किसी चीज में काम कर रहे हैं तो थोड़ा थोड़ा अगर सहयोग कर दे तो बहुत बड़ा काम हो जाएगा, ठीक है। तो उसी प्रकार से श्रमदान की प्रवृत्ति को बढ़ावा देना भी उत्तरदायित्व है। समय समय पर सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन करना होना चाहिए। पहले के लोग थोड़ा सा कनेक्टेड थे, अब गांव में भी शहरों वाला हाल हो गया, यानी कि शहरों से भी बदतर होता जा रहा है, ठीक है। अपने अपने काम से मतलब रखते हैं, लेकिन वहाँ पर फिर भी एक कम्युनिटी होती है, फिर भी अभी बहुत सी चीज़ें अलग हैं शहरों से, ठीक है। चलिए विकेंद्रीकरण कार्यक्रम ना, तो उसको एक बार थोड़ा सा देख लेते हैं। यहां पे देखिएगा, इसको थोड़ा सा कुछ कार्य है विकेंद्रीकरण के संबंध में, उसको देखेंगे। प्रत्येक ग्राम पंचायत के एक कर्मी होगा, ठीक है। उसका काम क्या होगा, स्थानीय स्तर पर प्रतिदिन ग्राम पंचायत कार्यालय में जनता की सुविधा प्रदान करना और कार्यों में अनियमितता किए जाने पर सीधी जवाबदेही देना, ठीक है। अब विकेंद्रीकरण का मतलब है कि जनता जो नीचे की है उसकी शासन में सहभागिता सुनिश्चित हो और उसको शासन का लाभ मिले, ठीक है। उसकी दिन प्रतिदिन कार्यों में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करे। कार्यों में हस्तांतरण विभिन्न विभागों में, जैसे आप देखेंगे यहाँ पे क्या क्या है जो नीचे लाभ मिलेगा। हैंडपंप हो गया, ठीक है, कृषि से संबंधित हो गया, ग्राम विकास से संबंधित हो गया, ग्राम पंचायत राज से संबंधित कुछ कार्य हो गया, पशुपालन से संबंधित हो गया, युवा कल्याण हो गया, पेंशन एवं छात्रवृत्ति हो गई, ठीक है। इन सारे स्तरों पे लाभ मिलता है। और इस सब में एक महत्वपूर्ण बात आती है विकेंद्रीकरण में कि जन सहभागिता सुनिश्चित की जाए, ठीक है। इन सब में जो हैंडपंप का हो गया, देखिए ग्राम सभा मैंने पहले बताया महत्वपूर्ण चीज है, जन सहभागिता सुनिश्चित होगी तो वो जो
बेनिफिशरीज हैं उसका जो है उनको फायदा मिले। जैसे मान के चलिए कि गांव में विद्यालय प्राइमरी स्कूल नहीं है, या स्कूल के पास नल नहीं है, या फिर नाली नहीं है, या फिर खड़ंजे की जरूरत है, तो वो कैसे होगा? ग्राम सभा इकट्ठा होगी, वो बात करेगी, तब कहेगी। पढ़ते पढ़ाते तो ऐसा हमको लग रहा है कि ऐसा ही होता है और हमको लिखना भी यही है, लेकिन एक्चुअल में ऐसा होता नहीं। ग्राम सभा की मीटिंग्स कहाँ होती हैं? पता ही नहीं होती। चलिए, पर संपत्तियों का हस्तांतरण। पर संपत्तियों के स्तर पर देखें तो सार्वजनिक भवनों, पाठशाला, हैंडपंप आदि को व्यवस्थित रख रखाव करना, ठीक है, ये इसके विकेंद्रीकरण कार्यक्रम के तहत है। ग्राम पंचायतों को धनराशि का हस्तांतरण करना, तो इसमें आप देखेंगे कि धनराशि ग्राम पंचायतों को हस्तांतरित किए जाने पर जन सहभागिता को सुनिश्चित करें। मतलब ये सीधी सी बात है कि भाई जो धनराशि है, ठीक है, वो धनराशि ग्राम पंचायत के माध्यम से नीचे के जो कार्य होते हैं, यानी कि जो जमीनी स्तर के कार्य होते हैं, उनको संचालित करें। वो सब कार्य ले दे के यही आते हैं, ठीक है। चलिए, ये थोड़ा सा बोरिंग लग रहा होगा ये चैप्टर, और है भी, यहाँ से प्रश्न भी आपको कम मिलेंगे, लेकिन क्योंकि सिलेबस का हिस्सा है तो इसलिए पढ़ना है। बाकी आप देखें तो इसको जो है आप क्या कहते हैं कि वहाँ पे भी पढ़ सकते हैं, बुक में सीधी सारणी आपको मिल जाएगी। चलिए, इसको थोड़ा सा जल्दी हमको लोग कर लेते हैं, ठीक है, जल्दी करके पढ़ा देते हैं। समितियों की बैठक, ठीक है, समितियों की बैठक होगी। तो जब समितियों की बैठक होगी तो सबसे बड़ी चीज है कि उसमें भागीदारी होना आवश्यक है, क्योंकि समितियां जो होती हैं उनका गठन ही इसलिए किया जाता है कि ताकि नीचे के जो मुद्दे हैं उनको समझा जा सके, जन सहभागिता को सुनिश्चित किया जा सके। तो इन गठन के पीछे इनका उद्देश्य होता है कि प्रॉपर बैठक हो, और इसमें विकेंद्रीकरण के दृष्टिकोण से केवल प्रधान और सचिव अकेले कार्य न करें, बल्कि इनका भी सहयोग लिया जाए, क्योंकि इनके सहयोग से क्या होता है कि ये एक प्रकार से जो समितियां होती हैं उसमें विशेषज्ञ होते हैं, ठीक है, और वो उस कार्यों पे प्रॉपर ध्यान दे पाते हैं ना। उनकी जांच पड़ताल होती है, देखा जाता है कि कितना बजट आया है, क्या है, किस हिसाब से। अभिलेखों में पारदर्शिता, यानी कि जो भी अभिलेख होते हैं, ठीक है, डॉक्यूमेंट्स वगैरह होते हैं, उनमें पारदर्शिता हो। उनके किसी कॉपी लेना, अगर कोई किसी काम की कॉपी वगैरह लेना चाह रहा है तो उसके लिए उतना ही पैसा चार्ज किया जाए जितना आवश्यक हो। आगे बढ़ते हैं, प्रशासनिक समन्वय समितियों का गठन, ठीक है। तो जिला स्तर पर जिलाधिकारी, मंडल स्तर पर आयुक्त की अध्यक्षता में प्रशासनिक समन्वय समितियां गठित की जाए। समन्वय समितियां क्या हैं? समन्वय समितियां वे समितियां हैं जो एक कार्य को जैसे समन्वय स्थापित करें। जब देखेंगे ब्लॉक स्तर की जो पंचायत की समिति है वो क्या करेगी? वो जिला स्तर और ग्राम स्तर के बीच में समन्वय स्थापित करेगी। जो आप देखेंगे कि जिला स्तर की है तो विभिन्न ब्लॉकों में जो स्कीम चल रही है, और कह सकते हैं कि ब्लॉक और उसके माध्यम से, जिले के माध्यम में समन्वय स्थापित करने का प्रयास करेगी। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, जिला स्तर पर जिलाधिकारी तथा मंडल स्तर पर आयुक्त इसकी अध्यक्षता करेगा, ठीक है। चलिए, विकेंद्रीकरण का मतलब ही होता है कि जो शासन में भागीदारी है वो लोकल व्यक्ति, आम व्यक्ति उसमें अपनी भूमिका निभा सके, ठीक है, उसका लाभ वो डायरेक्ट ले सके, उसके शासन प्रशासन में अपनी हिस्सेदारी कर सके। तो कैसे होगा? सीधी सी बात है, जन सहभागिता होनी चाहिए। उनकी स्कीम्स जो भी चल रही है उसमें उनको भी लगे कि हमारी भी बात सुनी जाएगी, हमारा भी मत होगा, और उनके हिसाब से काम भी होना चाहिए जो उनकी आवश्यकताएं हो। ऐसा नहीं कि ऊपर से ऑर्डर आ रहा हो वो हो, ठीक है। ग्राम पंचायतों पे नियंत्रण, थोड़ा सा इसको देख लीजिए। ग्राम पंचायत स्तर पर धन का दुरुपयोग रोकने के लिए प्रधान हो गए, उप प्रधान हो गए, वो सदस्य हो गए, ठीक है। इनके लिए जो है शिकायत करने का प्रावधान किया गया है। ग्राम प्रधान, उप प्रधान और सदस्यों के विरुद्ध जांच कानून भी बना है। शिकायत शपथ पत्र के साथ उसके लिए क्या करना होगा? एक शपथ पत्र लेना होगा और जिला मजिस्ट्रेट को ये शपथ पत्र भेजना होगा, और साथ के साथ उसमें साक्ष्य को भी संलग्न करना होगा। भाई आप शिकायत कर रहे हो तो शिकायत का कुछ आधार होगा, कुछ आपके पास साक्ष्य होंगे। तो प्रधान हो गए, उप प्रधान हो गए और सदस्य हो गए, इनके प्रति शिकायत के लिए क्या करना होगा? आपको एक शिकायत पत्र लिखना होगा, और जिला मजिस्ट्रेट, ठीक है, जिला मजिस्ट्रेट यानी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट यानी डीएम को एक लेटर लिखना होगा। उस लेटर में उनको जो भी साक्ष्य है उसको अटैच करना होगा, ठीक है। ग्राम पंचायत के अभिलेखों को पूर्ण करने हो तो देखिए एक चार्टर्ड अकाउंट अनुबंधित होगा, यानी कि जो अभिलेख होंगे, यानी कि जो अकाउंट्स होंगे, जो डॉक्यूमेंट्स होंगे, उनको कौन चेक करेगा? भाई आम व्यक्ति तो चेक नहीं कर सकता, उसको नॉलेज होना चाहिए, तो चार्टर्ड अकाउंट के माध्यम से किया जाएगा, ठीक है। शिकायत की जांच जो भी होगी जिला स्तर पर केवल जिला स्तरीय अधिकारी करेगा, ठीक है, जिसे जिला मजिस्ट्रेट आदेश देंगे। यानी कि जो प्रधान उप प्रधान की शिकायत की जाएगी या सदस्यों की, उसकी जांच कौन करेगा? जिला स्तर का अधिकारी करेगा, और डीएम के आदेश पर। क्लियर है? यहाँ पे देखिएगा, ग्राम पंचायतों का ऑडिट कौन करता है? महालेखाकार करता है। कौन करता है? महालेखाकार।
भले बोरिंग क्लास हो, लेकिन यहां से आप विश्वास मानिए परीक्षा में कोई ना कोई प्रश्न आपको देखने को मिलेगा इस क्लास से। ठीक है, थोड़ा सा क्या होता है कि कई बार फैक्ट ज्यादा आते हैं, कई बार ऐसे फैक्ट आते हैं जो इंटरेस्टिंग भी नहीं होते, परीक्षा में कम उपयोगी भी होते हैं, लेकिन हमको पढ़ के जाना, क्योंकि पेपर कहां और कैसे और किस स्थिति में आ जाए कोई भरोसा नहीं है, पेपर सेट करने वाले के मूड पे होता है। तो इसलिए हर पक्ष को एक बार देखना जरूरी है, और ये सारी चीजें तो इंपॉर्टेंट या मोस्ट इंपॉर्टेंट अगर आप कहें तो उस कैटेगरी में आता है। ठीक है, प्रधान के विरुद्ध यदि गंभीर आरोप है तो ग्राम सभा स्वयं अविश्वास प्रस्ताव पारित कर सकती है। तो ये तो हमने देख लिया था कि ग्राम प्रधान को कैसे हटाना है। ठीक है, अविश्वास प्रस्ताव कैसे होना है, ये तो चीजें हमने पहले देख लिया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। पंचायत हेल्पलाइन की व्यवस्था, भाई पंचायत हेल्पलाइन होती है, अभी भी है, लेकिन जानकारी नहीं है लोगों को। इसके लिए पंचायत सीधे फोन करके संबंधित अधिकारी से जानकारी ली जा सकती है पंचायत के संबंध में। देखिए यहाँ पे पंचायती राज व्यवस्था अधिनियम के तहत यह संबंधित नियम जो भी है, कार्यक्रमों की जानकारी के लिए पंचायत हेल्पलाइन व्यवस्था लागू की गई है। ठीक है, प्रदेश से लेकर जिला स्तर तक, यानी कि जिले स्तर पर क्या योजना चल रही है, ठीक है, प्रदेश स्तर पर क्या है पूरे राज्य के लिए, विभागीय अधिकारी जो भी होते हैं सोमवार से या सोमवार को 11 बजे से लेकर 1 बजे तक कार्यालय के दूरभाषा केंद्र पर उपलब्ध रहेंगे। अब भाई ये बात अलग होती है कि नंबर आप जाएंगे जिले की वेबसाइट पे, आप खोलेंगे अपने जिले की वेबसाइट, वहां पे ढूंढेंगे नंबर आपको मिल जाएगा। आप जाएंगे यूपी की वेबसाइट, वहां पे भी नंबर मिल जाएगा। लेकिन बात यह है कि बात होती नहीं है, प्रैक्टिकल बात ये है। क्यों नहीं होती? क्योंकि ना तो पॉसिबल है इतने कॉल को रिसीव किया जाए, या फिर अगर कॉल सेंटर भी बनाए, लेकिन वो बहुत सक्सेस नहीं है। आप देखेंगे कि जितने भी नंबर डीएम एसपी वगैरह के दिए होते हैं वो, और ये अब डीएम एसपी के तो फिर भी उठ जाते हैं कई बार मैंने डायरेक्ट बात भी की है, 1-2 बार लगा के चेक ही किया था किसी मुद्दे को लेकर, तो फोन उठ गया था, तो ऐसा नहीं कह सकता मैं। लेकिन जनरली आप ऑफिस वगैरह में लगाए रहेंगे, लगता उगता नहीं, रिस्पॉन्स नहीं आता। तो इन सब में थोड़ा सा और सुधार होने की आवश्यकता है। जिला स्तर पर प्रत्येक जिला पंचायत राज अधिकारी कार्यालय की दूरभाषा पर पंचायत पदाधिकारी, ठीक है, जिला पंचायत राज अधिकारी से अपनी बात कह सकता है। ये सब बातें हैं पेपर पे। चलिए, पंचायतों में विधि प्रवाह। विधि प्रवाह क्या? विधि जो प्राप्त करते हैं पंचायती राज व्यवस्था के तहत ही ये विधि प्राप्त करते हैं। पहले ही हमने देख लिया 73वां संविधान संशोधन। अब इसमें ये थोड़ा सा अलग रहेगा। सामुदायिक शौचालय और ठोस तरल व्यवस्था, इसके लिए हम पूरी स्कीम आगे पढ़ेंगे कि सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, ये सब ग्राम पंचायतों में गोवर्धन योजना ही एक लाई गई है, उसके माध्यम से किया जाएगा। तो ये अपनी अगली क्लास में, नेक्स्ट क्लास में आप लोग देख सकते हैं। नेक्स्ट का ये आपको क्लास नंबर 8 में मिलेगा ये स्कीम्स वगैरह। ठीक है, केवल टोटल 9 से 10 क्लास हमारी होंगी। 9 से 10 क्लास में हम पूरा सिलेबस कवर करेंगे, ये हमारा टारगेट है। चलिए, निगरानी, मॉनिटरिंग, ब्लॉक एवं जिला स्तर। देखिए हमने पहले भी बताया था कि त्रिस्तरीय शासन व्यवस्था है। तो त्रिस्तरीय शासन व्यवस्था में मेन काम तो ग्राम स्तर पर ही होता है। ग्राम, भाई पंचायती राज व्यवस्था 3 स्तर पर है, तो जिला स्तर पर और ब्लॉक स्तर पर यानी मध्य स्तर पर क्या है, वहां पे मेन काम उनका मॉनिटरिंग का ही है कि काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है, शिकायत आ रही कि नहीं आ रही, कौन सा कर्मचारी रिपोर्ट दे रहा है कि नहीं दे रहा। तो यही है, तो वही चीज यहाँ पे लिखी है कि ब्लॉक और जिला दोनों ही स्तर पर पंचायती राज संस्था नियमित रूप से निगरानी होती है। कॉमन सी बात है, प्रत्येक ग्राम पंचायत में 6 महीने में एक बार सोशल ऑडिटिंग आवश्यक है। ठीक है, कितने महीने में? 6 माह में। कितने, कहां पे? ग्राम पंचायत में, प्रत्येक ग्राम पंचायत में। ये चीज इंपॉर्टेंट है, प्रत्येक ग्राम पंचायत में 6 महीने में एक सोशल ऑडिटिंग इंपॉर्टेंट है। ये चीज थोड़ा सा दिमाग में रखिएगा। अब यहां पे इस चीज को समझिए कि सोशल ऑडिटिंग क्या होती है। सोशल ऑडिटिंग के मतलब माध्यम से जो ऑडिटिंग होगी, जो जाना जाएगा, वो लोकल लोगों से पूछा जाएगा। हर व्यक्ति से रास्ते चलते पूछा जाएगा क्या हुआ, कैसे हुआ, ये बात सही है कि नहीं है। इसलिए भी इंपॉर्टेंट है सोशल ऑडिटिंग, क्योंकि आपको, जैसे आपने पता होगा कि ग्राम मनरेगा के तहत पहले कुछ साल पहले तालाब वगैरह बनाए गए थे गाँव में। ठीक है, अब वो बनने कैसे थे, उसमें बहुत प्रधान नपे थे। बनने कैसे थे? देखिए, मनरेगा का एक सिंपल सा उद्देश्य है कि गांव में जो अनस्किल्ड लेबर है उसको कुछ काम देना और उसके माध्यम से उसको पैसा देना। जो डेवलपमेंट का काम होता है भाई, उसको उसके माध्यम से कराया जाए। उसको यानी कि उसको कमाने के लिए बाहर ना जाना पड़े। कम से कम 100 दिन का तो रोजगार देने का टारगेट रखा गया था, जो अच्छी बात थी। यानी कि डेवलपमेंट में उनको इन्वॉल्व किया जाए, काम ऐसे विकास वाले कराया जाए, उनसे रोजगार मिले। अब बात यह है कि बोला गया कि भाई चलो तालाब बनवाओ। देखिए, गवर्नमेंट कभी फ्री में पैसा नहीं बांट सकती, वो बांटना भी नहीं चाहिए। आरबीआई इकोनॉमिक्स, इसका मतलब क्या होगा कि बहुत उल्टा बिगड़ जाएगा। ऐसा कई देशों ने किया है। तो यहां पे अगर आप देखें तो मान लीजिए कि तालाब बनना है,
तालाब बनने के लिए मान लीजिए कि 20 मजदूर 1 महीने काम करेंगे, ठीक है, उसमें बनेगा, खुदाई होगी, गाद को हटाया जाएगा, नाली बनाई जाएगी या फिर कुछ होगा। अब एक वो तो अलग बात है तालाब बनना है, मैंने ऐसे से तालाब देखे जिसमें पहले पानी रहा करता था, नेचुरली वो थे गांव में पुराने, जब उनको बना दिया गया तो उसमें पानी ही रहना बंद हो गया। वो इतने उल्लुओं के महाराज ने उसको बनाया कि उसकी जो बाउंड्री थी वही ऊपर कर दी, पानी उसमें अब गांव का जाता ही नहीं नेचुरली, जो बह के जाता था। और नालियां भी ऐसी बनाई जो ऊपर है, मतलब वाटर लेवल से नीचे होना चाहिए ना, ग्रेविटी पे पानी काम करता है, ठीक है, ग्रेविटी की तरफ। अब पता लगा कि तालाब ऐसे है और नाली का जो स्तर है, गांव का पानी यहां से बह के आता है, नाली यहां पे बना दी है, तो कैसे अब कूद के थोड़ी ना चढ़ेगा, वो बह के कहीं और चला जा रहा है मिट्टी, तो अब वो सूखा रहता है। तो ये प्रधानों की बड़ी अच्छी बुद्धि रही है, सचिव वगैरह की, ठीक है, आप लोग ऐसा काम मत करवाइएगा। अब इसमें जो प्रॉब्लम हो रही थी, सोशल ऑडिटिंग की बात करें, उन्होंने क्या बोला कि इनको करेंगे, पैसा आएगा, पैसा अच्छा खासा आ रहा था। इन्होंने क्या किया कि मंगाया जेसीबी, ठीक है, और जेसीबी लगा के महीनों में जो काम होना था वो हफ्तों 15 दिन में या 1 ही महीने के अंदर निपटा दिया। तो इससे क्या हुआ कि काम निपट गया, पैसा भी आ गया और कम पैसे में ज्यादा काम हो गया। तो यहां पे हुआ भ्रष्टाचार, ठीक है, और वो भी काम ठीक से क्या ही होगा, काम तो ठीक से हुआ ही नहीं, तो पहले से पता है, बहुत कहीं कहीं ठीक हुआ। तो ऐसी भी स्थिति रही है। तो ये सारी चीजें महत्वपूर्ण होती है, सोशल ऑडिटिंग वगैरह होना आवश्यक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जन्म मृत्यु पंजीकरण, देखिए जन्म मृत्यु पंजीकरण का भी काम होता है जो काफी महत्वपूर्ण है। जन्म मृत्यु पंजीकरण की अगर हम बात करें, ठीक है, तो जन्म मृत्यु पंजीकरण क्यों आवश्यक है और कौन देता है? तो देखिए ये एक प्रकार से देखा जाए, इसका पूरा डेटा शुरू में सेंट्रल गवर्नमेंट ही रखती थी, बाद में इसको अलग किया गया। अब देखिए सेंट्रल गवर्नमेंट पर अधिकारी होते हैं, राज्य स्तर पर अधिकारी, तो आइए यहाँ पे देखते हैं हम लोग। इसके लिए एक अधिनियम आया था 1969 में, ठीक है, क्या बोला गया कि जन्म मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, ठीक है। तो ये क्या करता था, जाहिर सी बात है डेटा रखता था। केंद्र और राज्य सरकार के लिए अलग अलग प्रावधान किए गए थे। भारत के महारजिस्ट्रार, ठीक है, याद रखिएगा, भारत के महारजिस्ट्रार की नियुक्ति केंद्र सरकार द्वारा की जाती है, जो राज्यों एवं संघ के क्षेत्रों से संबंधित मामलों का निर्देशन एवं मार्गदर्शन करते हैं। कौन? भारत के महारजिस्ट्रार। क्षेत्र से संबंधित, अब अगर आपसे पूछा जाए कि राज्य स्तर पर कौन सा अधिकारी होता है, तो मुख्य रजिस्ट्रार, ठीक है, भारत के स्तर पर महारजिस्ट्रार और राज्य के स्तर पर महारजिस्ट्रार होते हैं, ठीक है। 1970 में, ठीक है, नियमावली बनाई गई यूपी के लिए। उसके बाद उसको आगे चलकर आप देखेंगे 76 में उसको कानून बनाया गया, अधिनियम बनाया गया और उसको संशोधित किया गया 2002 में, ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे जो मार्च 2003 से प्रभावी है। ध्यान दीजिएगा, पूछा जा सकता है कि कौन सा कानून है। वर्ष 1970 से आदर्श नियमावली निर्मित की जा रही है, ठीक है, 76 के अधिनियम के तहत किया जा रहा है, 2003 से ये लागू है प्रभावी रूप से। अब ध्यान दीजिएगा, जन्म मृत्यु जो बनाया जाता है प्रमाण पत्र या उसका रजिस्ट्रेशन किया जाता है, पंजीकरण किया जाता है, उसकी आवश्यकता क्या है या कहाँ पे पड़ती है? रिकॉर्ड रखने में, जन्म मृत्यु की घटनाओं में, ठीक है, सामाजिक एवं व्यक्तिगत स्तर पर सुरक्षा प्रदान करने में, ताकि पता रहे कौन स्कीम का फायदा किसको जा रहा है, व्यक्ति विशेष की पहचान के संबंध में, नाम, पारिवारिक संबंध, जन्म स्थान आदि के संबंध में। ये तो अलग बात है, आप लोग कॉमन सेंस लगाएंगे तो समझ जाएंगे। जन्म प्रमाण पत्र की उपयोगिता क्या है, ठीक है, ये भी समझ जाएंगे, लेकिन थोड़ा सा एग्जाम में ऐसी चीजें आती हैं तो यहाँ पे थोड़ा सा फोकस करेंगे। जन्म प्रमाण पत्र की उपयोगिता क्या है? अगर आप देखें तो स्कूल में प्रवेश, भाई स्कूल में प्रवेश लेते हैं तो आप देखा जाता है कि आपका डेट ऑफ बर्थ आप जनरली मार्कशीट से ही देखते हैं ना। उस मार्कशीट में अब पहले तो कुछ भी लिखा देते थे, अभी क्या है कि आपका कहीं कहीं जो है स्कूलों में देखा जाता है जो बर्थ सर्टिफिकेट होता है, तो बर्थ सर्टिफिकेट स्कूल में प्रवेश हेतु जो आपकी डेट ऑफ बर्थ है वहां से ली जाएगी, या उसके लिए भी महत्वपूर्ण है। आयु प्रमाण पत्र, ठीक है, बर्थ सर्टिफिकेट से भी आयु मिलेगी। बहुत सी गवर्नमेंट्स की स्कीम्स होती है जहाँ पे उसका लाभ होना होता है तो आपको बर्थ सर्टिफिकेट बनवाना पड़ता है या लगाना पड़ता है। रोजगार प्राप्त करने में, ठीक है, ड्राइविंग लाइसेंस वगैरह में भी एज का बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है। कानूनी संविदा आदि में और विवाह आदि में ना, जैसे मान के चलिए कि बोल दिए भाई कि 18 साल से कम उम्र की लड़की शादी नहीं कर सकती या नाबालिग विवाह नहीं कर सकते, जो भी है, तो नाबालिग बोलिए या फिर आप 18 साल बोलिए। अब तो बात ये आ रही थी कि उसमें भी एक बड़ा मुद्दा बीच में उठा था कि लड़की की आयु 18, लड़के की आपने 20-21 मतलब 21 रख दी है। तो इसका क्या मतलब होता है? उसका मतलब होता है कि लड़का जो है, लड़की हमेशा छोटी होनी चाहिए,
ठीक है, एक ये भी कॉन्सेप्ट आया था, बाद में बड़ा विवाद हुआ था, खैर वो भी अभी हमको डिस्कस नहीं करना। तो विवाह आदि में कोई अगर इस तरह का होता है कि नाबालिग विवाह हो रहा है, तो वहाँ पे भी इस तरह की चीज़ों को साक्ष्य के तौर पे प्रस्तुत किया जा सकता है, बहुत भी उपयोग है। मृत्यु प्रमाण पत्र की बात करें तो उत्तराधिकारी सिद्ध करने में, ठीक है, संपत्ति आदि को ट्रांसफर में, बीमा में, किसी का लाइफ इंश्योरेंस हुआ है, अगर किसी की डेथ हो गई है तो वहाँ पे जाहिर सी बात है आपका डेथ सर्टिफिकेट लगेगा, आपका नहीं किसी का भी लगेगा। सामाजिक सुरक्षा लाभ, जो सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स मिलते हैं उसके फायदे के लिए, ठीक है। तो इस तरह का इनका काम होता है और ये भी ग्राम पंचायतें करती हैं, ठीक है। मैं सचिव वगैरह का रोल काफ़ी महत्वपूर्ण होता है इसमें, और ये इसके फायदे कुछ नुकसान होते हैं। कॉमन सर्विस सेंटर ये क्या है? देखिए, अगर आप समझिएगा, कॉमन सर्विस सेंटर आपने बहुत से देखे होंगे गांव वगैरह में, जो आपने देखा होगा कि जो आय प्रमाण पत्र, ठीक है, जाति प्रमाण पत्र और इस तरह के प्रमाण पत्रों को बनाते होंगे, पैसा वैसा भी निकालते होंगे, तो वो गवर्नमेंट की तरफ से स्कीम्स के माध्यम से चलाया जा रहा है। क्योंकि डिजिटल इंडिया आने के बाद, स्कीम को लागू करने के बाद, हर व्यक्ति, ना तो गांव में पहले दिक्कत थी, लेकिन जब से नेटवर्क जियो वगैरह आया तब से इंटरनेट वगैरह कितनी आसानी से उपलब्ध हो गया, ठीक है। तो अगर आप देखें, एक गांव है, यहाँ पे ना ब्रॉडबैंड है, ना कुछ है, ना कुछ है, तो एक सर्विस सेंटर ऐसा स्थापित किया। और कई बार अगर है भी तो कंप्यूटर, प्रिंटर जैसी चीजें नहीं है, बहुत सी स्कीम है, उसका लाभ नहीं है। तो एक सरकार की योजना के तहत कॉमन सर्विस सेंटर खोले गए, जिससे वहाँ पे डिजिटल जो भी स्कीम है, जो भी फॉर्म वगैरह हैं, जो इस तरह के काम करना चाह रहे हैं, उसके लिए कॉमन सर्विस सेंटर खोला गया सरकार की तरफ से। जो लोग खोलते हैं उनको कुछ लाभ मिलता है, तो उसका उद्देश्य यहाँ पे है। देखिए, कॉमन सर्विस सेंटर योजना डिजिटल इंडिया कार्यक्रम मिशन के तहत, एक योजना के तहत खोला गया है, ग्रामीण और दूर दराज क्षेत्रों में नागरिक सेवा प्रदान करने के लिए। इसमें एक चीज है कि B2C, देखिए दो मॉडल होते हैं बिजनेस के, एक B2B होता है, एक B2C होता है, बिजनेस टू बिजनेस सेवा, ये बिजनेस टू कस्टमर्स, ठीक है। तो ये सीधे जो भोक्ता है उसको टारगेट करते हैं। ये देश की क्षेत्रीय, भौगोलिक, भाषाई, सांस्कृतिक विविधताओं को पूरा करने में एक अखिल भारतीय नेटवर्क है, ठीक है। यानी कि पूरा पैन इंडिया लेवल का प्रोग्राम वहाँ से जो भी चलती है स्कीम, उसका वहाँ से जाके लाभ ले सकता है, ठीक है, नेटवर्किंग के माध्यम से, इंटरनेट के माध्यम से। चलिए, इसी के तहत योजना 2 खोले गई है। तो इसका मतलब क्या है कि इसका ये उद्देश्य है कि ग्राम पंचायतों में उसकी पहुंच के विस्तार को बढ़ाना, ठीक है। 2015 में कॉमन सर्विस सेंटर जो स्कीम है 2.0 को लॉन्च किया गया, ठीक है। 2019 तक इनका टारगेट था कि 2.5 लाख ग्राम पंचायतों में प्रत्येक में कम से कम एक हो। तो ये सारी व्यवस्था इसके तहत की गई थी। सभी को जो भी है स्थानीय हेल्प डेस्क प्राप्त हो, लाभ प्राप्त हो, यही सारी चीज़ें आप लोग जानते होंगे कि कॉमन सर्विस सेंटर पे वहाँ पे जब भी जाइएगा, इसके बारे में जो खुला हो तो बताएगा कि भाई किस स्कीम के तहत खोला गया है, क्या फ़ायदा मिलता है, क्या क्या वहाँ पे होता है। यहाँ तक कि गवर्नमेंट की, जैसे आप देखेंगे तो फ्री लीगल सर्विसेज भी कुछ इलाकों में दी जाती है। फ्री लीगल सर्विसेज के तहत क्या किया जाता है कि गवर्नमेंट जो है वहाँ पे कुछ गरीब लोग हैं जो वकील वगैरह को अफोर्ड नहीं कर सकते, या फिर लीगल सर्विसेज उन सलाह नहीं ले सकते, कंसल्टेशन नहीं कर सकते, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा कि वहाँ पे ऑनलाइन उनको लीगल सर्विसेज दी जाएंगी। लेकिन उसके लिए इंटरनेट जरूरी है, ठीक है। तो वो कैसे होगा? इन्हीं के माध्यम से वो सारी चीज़ें कराई जाएंगी। तो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे अगली क्लास में। थैंक यू वेरी मच।